नमस्कार दोस्तों। बाह्य किस क्लास में आप सभी का स्वागत किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 जो कि है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मानव जनन के इस अध्याय में ये सबसे पहला भाग यानी कि फर्स्ट पार्ट है, भाग 1। तो इस जनन में यानी कह सके इस चैप्टर में हमको प्रमुख रूप से क्या पढ़ना है कि मनुष्य में जनन कैसे होता है और जनन के लिए कौन कौन से अंग उत्तरदायी होते हैं या जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अध्याय 2 के लास्ट में या फिर अध्याय 2 में हमने आपको बताया था कि जनन क्या होता है और जनन के लिए कौन कौन से मुख्य विशेष प्रकार के अंग होते हैं जो कि जिम्मेदार होते हैं। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा रिपीट पहले का। मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। ठीक है। यानी कह सकते हैं जो नर होता है, मेल होता है, उसमें भी 46 गुणसूत्र और जो मादा होती है उसमें भी 46 ही गुणसूत्र होते हैं। तो अगर हम नर की बात करें, नर यानी कि मेल और मादा यानी कि फीमेल। तो जो नर होता है इसमें एक प्रमुख जनन अंग पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं टेस्टिस। ठीक। और मादा में भी एक प्रमुख जनन अंग होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? ओवरी, अंडाशय। ठीक है। तो नर में जो टेस्टिस होता है उसमें एक प्रक्रिया होती है, एक घटना होती है जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस या बोलते हैं शुक्राणु जनन। स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्राणु जनन। और ओवरी में एक प्रक्रिया होती है इसको बोलते हैं ओजेनेसिस यानी कि अंडाणु जनन। तो टेस्टिस में जब भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है तो बनते क्या है? स्पर्म बनते हैं। और ये स्पर्म कई की संख्या में बनते हैं, एक दो नहीं। ठीक है। अनेकों कह सकते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में स्पर्म बनते हैं। और ये स्पर्म कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। स्पर्म कितने प्रकार के होंगे यहाँ पे? 2 प्रकार के। किसके आधार पर? सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर। सेक्स क्रोमोसोम के आधार पर जो स्पर्म होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। एक जो स्पर्म होगा उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा? एक्स होगा। ठीक है। और जो दूसरा स्पर्म होगा उसमें कौन सा गुणसूत्र होगा? वाई। ठीक है। तो वो कह सकते हैं कि अगर एक एवरेज, अगर मान लें कि जो स्पर्म है इनकी संख्या, जो स्पर्म टोटल स्पर्म बने हैं 100 बने हैं, बनते तो बहुत अधिक है। अगर मान लीजिए 100 बने हैं तो 100 में से 50 यक्ष गुणसूत्र वाले स्पर्म बनेंगे और 50 आपका वाई गुणसूत्र वाले स्पर्म बनेंगे। यानी कह सकते हैं यक्ष और वाई गुणसूत्र की संख्या एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक है। तो ये हुआ नर में मुख्य जनन अंग टेस्टिस, जिसमें एक प्रक्रिया होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है तो टेस्टिस के अंदर स्पर्म से बनते हैं, अनेकों की संख्या में स्पर्म बनते हैं। ये स्पर्म गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। यक्ष गुणसूत्र वाला, यक्ष लिंग गुणसूत्र वाला स्पर्म और वाई लिंग गुणसूत्र वाला स्पर्म। उसी प्रकार से मादा यानी फीमेल में मुख्य जनन अंग क्या होता है? ओवरी। ओवरी में एक प्रक्रिया होती है जिसे क्या बोलते हैं हम? ओजेनेसिस यानी कि अंडाणु जनन। तो जब भी अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है तो बनता क्या आपका है? ओवम। ठीक है। और ओवम सामान्यतः एक बनता है। कितनी बनती है? केवल एक। इसका कितना बनेगा? केवल एक। और यह लिंग गुणसूत्र के आधार पर कैसा होगा? केवल एक्स। ठीक है। देखिए यहाँ पे, देखिए एक्स वाई 2 बना है लेकिन यहाँ पे केवल एक ही बनता है कि आपका एक्स बनेगा। ठीक है। अब ये क्या हो गया आपका? ओवम। अब ये जो ओवम बना है इसे हम क्या बोलते हैं? मादा युग्मक। ये है मादा युग्मक। और जो स्पर्म बना है इसे क्या बोलते हैं? नर युग्मक। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको बताया कि गुणसूत्र कितने होते हैं? 46 होते हैं। ठीक है। जब भी आपका स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होगी
या फिर जब भी आपका oogenesis प्रक्रिया होगी तो गुणसूत्र की संख्या को कितना कर दिया जाएगा, बिल्कुल आधा। यानी कि नर में जब स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया टेस्टिस के अंदर संपन्न होती है तो इस प्रक्रिया में गुणसूत्र 46 का कितना हो जाएगा, आधा। मतलब स्पर्म में गुणसूत्र कितने होंगे, इस स्पर्म में कितने गुणसूत्र होंगे, 23 सभी में। ठीक है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो, सभी में गुणसूत्र कैसे होंगे और कितने होंगे, 23 होंगे। उसी प्रकार से मादा में गुणसूत्र कितने होंगे, आपके 46 होंगे। तो मादा में जो गुणसूत्र आपके 46 है और ओवरी के अंदर oogenesis प्रक्रिया हो रही है, यानी कि अंडार्जन प्रक्रिया हो रही है, तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। आधे का मतलब ओवम में गुणसूत्र कितने होंगे, 23 होंगे। ठीक है, अब ये क्या होगा, देखिए स्पर्म और ओवम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो होता है क्या है, फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया होती है। ठीक है, यानी निषेचन होता है। जब निषेचन प्रक्रिया होती है तो बनता है क्या, आपका है युग्मनज। युग्मनज आगे चल के गुड़ बनाएगा, जाइगोट बनाएगा, और जाइगोट आगे करके डेवलपमेंट करके क्या बनाएगा, आपका एक संतान में बदल जाता है। ठीक है, तो यही पूरा मिलाकर क्या आपका है, जनन है। ठीक है, लेकिन जनन में जो मानव जनन है या फिर जो जनन होता है उसको हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक आपका निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा आपका निषेचन, अच्छा दूसरा आपका क्या है, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा क्या आपका है, निषेचन पश्च अवस्था। ठीक है, जैसे निषेचन जो पूर्व अवस्था है, निषेचन जो पूर्व अवस्था होती है उसको 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से, एक तो क्या होता है, उसमें युग्मक जनन होता है, यानी कि हम जिसको क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, युग्मक जनन में सबसे पहले युग्मक जनन जो होता है, क्योंकि आपका प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज यानी कि निषेचन पूर्व अवस्था का एक भाग है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है कि गैमेट्स बनते हैं, यानी कि युग्मक बनते हैं। कौन कौन से युग्मक बनेंगे, नर युग्मक भी बनेंगे और मादा युग्मक भी बनेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं कि नर और मादा युग्मकों का बनना क्या कहलाता है, आपका युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहलाता है। ठीक, यह निषेचन पूर्व अवस्था का पहला चरण होता है। दूसरा चरण क्या होता है निषेचन पूर्व अवस्था का, युग्मक स्थानांतरण, यानी कि गैमेट ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन ऑफ गैमेट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि नर युग्मक अथवा मादा युग्मक को निषेचन प्रक्रिया करने के लिए या फिर निषेचन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए किसी विशेष स्थानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, क्योंकि नर अथवा मादा युग्मक को किसी विशेष स्थान तक पहुंचाया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, तो ये आपका है क्या, निषेचन पूर्वावस्था। निषेचन पूर्वावस्था में 2 घटनाएं हुआ, युग्मक जनन और आपका युग्मक स्थानांतरण। इसके बाद क्या आता है आपका निषेचन। निषेचन में बताया गया कि नर युग्मक यानी कि स्पर्म और मादा युग्मक यानी कि ओवम परस्पर मिल करके कर सकते हैं कि युग्मनज का निर्माण करते हैं, और युग्मनज बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपका निषेचन फर्टिलाइजेशन कहलाती है। ठीक, जब निषेचन प्रक्रिया हो जाती है तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है आपका, निषेचन पश्च अवस्था। और निषेचन पश्च अवस्था में क्या होता है, जो युग्मक बना हुआ है उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर में पहले हम लिख लीजिएंगे यहाँ पे जनन, जनन रिप्रोडक्शन। अब जो जनन होता है क्या होता है, स्कूल लिख लेते हैं पहले। जनन यानी कि सभी जीवधारी अपने वंश या जाति को बनाए रखने के लिए अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, जनन कहते हैं। मनुष्य में जन्म या फिर जनन को 3 अलग अलग भागों में अध्ययन की सुविधा हेतु डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है आपका निषेचन, निषेचन पूर्व अवस्था। दूसरा है आपका निषेचन
तीसरा है निषेचन पश्च अवस्था। निषेचन पश्च अवस्था यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज। ठीक है, तो जनन को 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, निषेचन पूर्व अवस्था, दूसरा निषेचन और तीसरा क्या आपका निषेचन पश्च अवस्था। ठीक है, अब देखिए निषेचन पूर्व अवस्था में आपको बताया गया 2 प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी। एक तो आपका युग्मक जनन होगा, दूसरा क्या होगा आपका युग्मक स्थानांतरण होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निषेचन पूर्व अवस्था। सबसे पहला है आपका हेडिंग निषेचन पूर्व अवस्था। और निषेचन पूर्व अवस्था आपको बताया गया कि वह प्रक्रिया जो निषेचन के पहले होती है उसे क्या बोलते हैं, निषेचन पूर्व अवस्था। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, वह प्रक्रिया प्रक्रिया जो निषेचन के पूर्व होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत 2 चरण संपन्न होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला आपका गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन, और दूसरा आपका है गैमेट गैमेट ट्रांसमिशन, युग्मक स्थानांतरण। ठीक है, गैमेट ट्रांसमिशन यानी कि युग्मक स्थानांतरण। तो सबसे पहले युग्मक जनन क्या होता है इसके बारे में आपको बताया गया है। ठीक है, और युग्मक यहाँ पे कितने प्रकार की बनेंगी, 2 प्रकार की, एक आपका नर युग्मक बनेगा, दूसरा आपका मादा युग्मक बनेगी। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ और भी चीजें पढ़नी है कि जैसे युग्मक जन हो रहा है तो आपका एक युग्मक जन आपका जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं वो आपका नर शरीर में होता है, टेस्टिस में। और दूसरा आपका जिसे हम मादा युग्मक जनन बोलते हैं यानी कि oogenesis बोलते हैं, यानी कि अंडाणुजनन बोलते हैं, वो आपका मादा शरीर के ओवरी में होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद हम फिर क्या देखेंगे, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसमिशन। ठीक, तो सबसे पहले इसको छोड़ दीजिए यहीं पे, आगे हम पढ़ेंगे, ये बाद में देखा जाएगा। ठीक है, पहले और भी चीजें हैं उसको पढ़ते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि। सबसे पहले हम ये लेंगे नर जनन तंत्र। नर जनन नर जनन अंग तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन
सिस्टम। ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे हम, नर जनन अंग तंत्र यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक, अब नर जनन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं उसको देखते हैं। नर जनन तंत्र को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें हम लिखेंगे क्या, नर जनन तंत्र को निम्न दो भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से, सबसे पहला आपका है मुख्य जनन अंग, मुख्य या इसको बोलते हैं प्राथमिक जननांग। ठीक, जिसको बोलते हैं प्राइमरी और मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक, दूसरा आपका है सहायक या द्वितीय जननांग, यानी कि एक्सेसरी और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो नर जनन तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है मुख्य जनन अंग या फिर इसको बोलते हैं प्राथमिक जनन अंग। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम या फिर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। दूसरा आपका क्या है, सहायक जननांग यानी कि एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम या फिर द्वितीयक जननांग यानी कि सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मुख्य जनन अंग होता है, प्राथमिक जननांग होता है। ठीक है, इसमें क्या रखा गया है, तो मुख्य जनन अंग में रखा गया है कि आपका टेस्टिस। ठीक है, यानी कि जो मुख्य जनन अंग नर में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेस्टिस यानी कि वृषण। और जो सहायक जनन अंग है, ठीक, जो सहायक जनन अंग है इसमें क्या रखे गए हैं, दो चीज, एक तो नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स जिसको बोलते हैं, ट्यूब्यूल्स नलिकाएं, और दूसरा आपका ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। ठीक है, तो मुख्य जनन अंग या प्राथमिक जनन अंग में टेस्टिस रखा गया है, वृषण रखा गया है। ठीक है, जो कि प्रमुख जनन अंग होता है नर का। और सहायक जननांग यानी द्वितीय जननांग में क्या रखा गया है, नलिकाएं रखी गई हैं और ग्रंथियां रखी गई हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे टेस्टिस यानी कि जो आपका मुख्य जनन अंग है, टेस्टिस। ठीक, उस टेस्टिस में और क्या क्या चीजें, चलिए वो आपका जो मेन मुख्य जनन अंग है उसमें कल टेस्टिस आते हैं, जो आपका ट्यूब्यूल्स यानी जो नलिकाएं होती हैं, और जो आपके ग्लैंड्स होते हैं उसमें कौन कौन सी नलिकाएं और कौन कौन से ग्रंथियों को रखा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं नलिकाएं, नलिकाओं में कौन कौन सी नलिकाएं रखी गई हैं। देखिए, ट्यूब्यूल्स यानी कि नलिकाएं, सहायक जननांग होती हैं। अब नलिकाओं में कौन कौन सी नलिकाओं को मानव जनन तंत्र के अंतर्गत रखा जाता है, तो इसमें देखिए मुख्य रूप से चार प्रकार की नलिकाएं होती हैं, इनका नाम है, नाम क्रम वाइज रखिएगा। सबसे पहला होता है आपका वाशा एफरेंशिया, दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं, सॉरी,
ठीक है, पहला आपका है वाशा फ्रेंसिया और दूसरा आपका है रीड टेस्टिस। ठीक, इसको कर दीजिए आप वाशा फ्रेंसिया, क्योंकि आगे आपको फिगर में सहायता प्रदान होगा इसे लिखने से, समझ में आएगा अच्छे से। इसको कर दीजिए रीड टेस्टिस। ठीक है, तो रीड टेस्टिस हो गया पहला, दूसरा आपका वाशा फ्रेंसिया और तीसरा आपका है एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। चौथा और लास्ट आपका है वाशा डिफरेंस। ठीक है, तो नलिकाओं में चार प्रकार की नलिकाएं, पहला आपका रीड टेस्टिस, वाशा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और चौथा क्या है वाशा डिफरेंस। ठीक, ये हो गई चार नलिकाएं जो कि सहायक मनुष्य के या फिर नर जनन तंत्र के सहायक जननांग में नलिकाओं के अंतर्गत ये चार नलिकाएं आती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ट्यूबवेल्स के बाद क्या है ग्लैंड्स। ग्लैंड में देखिए कौन कौन से ग्लैंड आते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। ग्रंथियां, ठीक है, ग्रंथियों में कौन कौन से ग्रंथियां रखे गए हैं उसको देखिए। देखिए, ग्रंथियों में जो आपका नरजन तंत्र होता है, ग्रंथियों में मुख्य रूप से तीन प्रकार की ग्रंथियों को रखा जाता है। ठीक है, सबसे पहला आपका है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल। दूसरा आपका है काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड। और तीसरा और लास्ट आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है, तो ये होगी आपकी नलिकाएं और ये होगी आपकी ग्रंथि। नलिकाओं में कौन कौन सी नलिकाएं, रीड टेस्टिस, वाशा फ्रेंसिया, एपिडिडाइमस और आपका वास डिफरेंस। ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां, सेमिनल वेसिकल्स, काउपर ग्लैंड और लास्ट आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये ग्रंथियों में तीन प्रकार की ग्रंथियां और नलिकाओं में ये चार प्रकार की नलिकाएं नर के सहायक जनन तंत्र के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टिपिकल है, इसको ध्यान से पढ़ते चलिएगा। ठीक, तो सबसे पहला हेडिंग आपका है मुख्य जनन अंग, मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मुख्य जनन तंत्र, मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम, सॉरी मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिस्टम। ठीक, यानी कि मुख्य जनन अंग तंत्र, मुख्य जनन अंग तंत्र। ठीक, ये हम नर के बारे में पढ़ेंगे। तो नर में मुख्य जनन अंग क्या होता है आपका, टेस्टिस। ठीक है, यानी कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे, टेस्टिस की संरचना कैसे होती है, ठीक, और टेस्टिस की संख्या कितनी होती है। ठीक, टेस्टिस में किस प्रकार से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया होती है, यानी कि स्पर्म बनते हैं, सभी के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम टेस्टिस की संरचना देखें, देखिए ये है एक टेस्टिस की संरचना। मनुष्य में टेस्टिस कितने होते हैं, दो होते हैं, एक टेस्टिस ये, दूसरा टेस्टिस ये। ठीक है, जो टेस्टिस होता है ये बाहर से एक खोल के द्वारा कवर्ड रहता है। ठीक है,
तो टेस्टिस होता है, उसके बाहर चारों प्रकार का खोल होता है। ये खोल ये है, इसको बोलते हैं स्क्रोटम। ठीक है, यानी कह सकते हैं टेस्टिस को चारों ओर से कवर करने का कार्य करता है, आपका स्क्रोटम करता है। और इसके अंदर क्या भरा होता है, आपका क्या होता है, टेस्टिस। इसकी संख्या कितनी होती है, एक जोड़ी, यानी कि संख्या में 2। ठीक है, तो ये आपका मुख्य जनन अंग। इसके बारे में हम नेक्स्ट नेक्स्ट डे यानी कि कल भाग 2 में देखा जाएगा। ठीक है, आशा है कि आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आता है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं बेझिझक। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए नमस्कार।